ओके, स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है सभी को? स्टार्ट करूँ मैं लेक्चर? यस सर। ऑल राइट। सो आज का टॉपिक रहेगा बस स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अगर हमें बस स्ट्रक्चर को समझना है तो हमें एक ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फैसिलिटी आपको समझना होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में आपको कहीं भी अगर जाना, आपने अगर कोई सोर्स स्टेशन आपने फाइनल करके रखा, सपोज आपको महसाना टू अहमदाबाद जाना है, तो आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज करनी होगी। आप कोई भी एक व्हीकल यूज कर सकते हैं और आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक मूव कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपको किसी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बीच में या कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट है, जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एक डिफरेंट कंपोनेंट में हम क्या क्या लिख सकते हैं। सो वी कैन टेक इनपुट मॉड्यूल, इसके अंदर वो सभी डिवाइसेस आ जाएगी जो इनपुट करने में कैपेबल है। सिमिलरली आउटपुट मॉड्यूल, इसके अंदर वो सभी डिवाइसेस इंक्लूड होगी जो आउटपुट शो करने में कैपेबल है। सिमिलरली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स जिनके बीच में डेटा ट्रांसफर हो सकता है। इनपुट मॉड्यूल्स, आउटपुट मॉड्यूल्स, सीपीयू एंड मेमोरी, these are for बेसिक कंपोनेंट्स जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर तैयार होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें किसी न किसी इनपुट मॉड्यूल से डेटा को ट्रांसफर करना होता है। हो सकता है हम आउटपुट मॉड्यूल पे ट्रांसफर करें। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप कीबोर्ड का यूज करेंगे फॉर फीडिंग द इंफॉर्मेशन, और जब वो कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट करने के लिए उस प्रोग्राम को मेमोरी में होना जरूरी हो। मेमोरी से सीपीयू से पिक करेगा, तो सीपीयू के पास भी कुछ स्टोरेज होनी जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली प्रोसेसिंग तो सीपीयू करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग, बट सीपीयू डायरेक्टली डेटा को स्टोर नहीं करता। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करती है, मेमोरी में डेटा को लोड करती है। मेमोरी से सीपीयू वन बाय वन लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, और देन उसके बाद आउटपुट मॉड्यूल का वर्क स्टार्ट होता है, और आउटपुट मॉड्यूल में आपका जो भी डेटा है वो डिस्प्ले के लिए चला जाता है। इसका मतलब कि एक छोटे से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कई सारे कंपोनेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और इनके कम्युनिकेशन में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया थे और आपको टेक्निकली ले गया था कि कितने रजिस्टर्स यूज होते हैं, उन रजिस्टर का साइज किस तरह से डेटा फेच होता है, डेट क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, वो सब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। सो अल्टीमेटली यदि हमें बस स्ट्रक्चर समझना है तो हमें एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर हम समझ लें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी बस स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। फैसिलिटी करती क्या है, किसी भी पर्सन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, डेस्टिनेशन से सोर्स तक लेकर आती है। इसी तरह से कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी जो भी आप डेटा का ट्रांसपोर्टेशन, उन सर्विसेज को प्रॉपर नेविगेट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बस स्ट्रक्चर होता है। इसी को बस सिस्टम भी कहा जाता है, जिसके अंदर कई सारी बसेस इन्वॉल्व रहती है। तो जो मेन पर्पस है बस स्ट्रक्चर का, वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बीच में डेटा की ट्रांसपोर्टिंग, डेटा कम्युनिकेशन करना, राइट, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक पाथ तैयार करना। और क्योंकि डिवाइसेस मल्टीपल है तो मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए जिससे डेटा ट्रांसपोर्ट हो जाए। अगले हम डिजाइन कर लेते हैं।
communication with connecting by multiple devices. So स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन बनती है कि ये एक कम्युनिकेशन पाथवे है करके रखता है कई सारी डिवाइसेस को। इसको यदि हम डायग्राम बस सिस्टम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में किस तरह से होगा, सो लेट्स स्टैंड ड्राइंग डायग्राम ऑफ बस स्ट्रक्चर। सपोज कीजिए कि यहाँ कुछ डिवाइसेस है, हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं पहले उसको हम कैप्शन कर देते हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर द बस स्ट्रक्चर, बस स्ट्रक्चर। सपोज ये कोई इनपुट मॉड्यूल है, दिस इज सपोज आउटपुट मॉड्यूल, दिस इज सपोज मेमोरी यूनिट, और एक कंपोनेंट हम और लाइक सीपीयू। सो इनपुट मॉड्यूल अगर कोई भी इनपुट करती है तो सीपीयू तक वो डेटा कैसे पहुंचेगा। अगर आउटपुट यूनिट को कुछ भी डेटा डिस्प्ले करना है तो आउटपुट यूनिट तक वो डेटा कैसे पहुंचेगा। अगर सीपीयू को कोई भी डेटा को लेना है, प्रोसेस करना है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने से हर एक इंस्ट्रक्शन को समझना है, तो मेमोरी से अगर सीपीयू को डेटा लेना है, इंस्ट्रक्शन फेच करना है, सो वो कैसे फेच करेगा। सो सो बस सिस्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेटा और एड्रेस को ट्रांसपोर्ट करती है। इनके बीच में एक कम्युनिकेशन पाथ होना जरूरी है। सो लेट्स सपोज ये वो सब कम्युनिकेशन पाथ है। इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस यहाँ अवेलेबल होती है और कई सारी लाइनों से मिलकर एक पूरा बस सिस्टम तैयार होता है। अब आप इन लाइनों को इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं जैसे केबल्स, केबल्स के अंदर मल्टीपल लाइंस होती है, हर लाइन में एक सिंगल बिट ट्रेवल करती है। जैसे आपको यदि बस में जाना है तो बस में आपको एक सीट एलोकेट, अगर 50 सीटर बस है तो 50% वहां पे बैठकर आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो जो बस की साइज है, बस की जो विड्थ है वो 50 सीटर है। इसी तरह से आप किसी एक इनपुट मॉड्यूल या आउटपुट मॉड्यूल से कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं वो उसकी लेंथ बताता है। तो डिपेंड करता है, अगर आपकी जो सिस्टम बस है के अंदर सपोज 16 नंबर ऑफ लाइंस है तो 16 नंबर ऑफ बिट्स आप एक साथ ट्रेवल करवा सकते हैं। सपोज आपके पास कंप्यूटर आपका लेटेस्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, आपने लेटेस्ट अभी कॉन्फ़िगर किया है, तो हो सकता है उसके अंदर 32 बिट की बस हो, उसके अंदर 64 बिट की बस हो, 128 बिट की बस हो सकता है। तो अल्टीमेटली बस होती क्या है, एक केबल है, राइट। और उस केबल के अंदर ऐसी कई सारी नंबर ऑफ लाइंस लगी होती है। इस तरह से कई सारी नंबर ऑफ लाइंस उसके साथ जुड़ी होती है और इन्हीं लाइनों पर डेटा ट्रेवल होता है। सो हर एक लाइन पर एक बिट ट्रेवल होती है, तो डिपेंड करेगा आप कितनी बिट ट्रेवल करने वाले या कितनी बिट एक इनपुट मॉड्यूल से सीपीयू तक या किसी भी दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर होने वाली है। और इसी से इस
पूरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेस पर बस सिस्टम का परफॉर्मेंस भी मेजर करती है। अगर नंबर ऑफ लाइन्स ज्यादा होगी बस सिस्टम में तो नंबर ऑफ बिट एक साथ रहेगी, उसका भी रेशियो ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि यदि आपके पास 16 बिट की बस सिस्टम है, इसका मतलब कि बस सिस्टम जिस केबल से मिलकर बनी है उस केबल में टोटल नंबर ऑफ लाइन 16। तो अगर आप 16 बिट की बस सिस्टम है तो हम 16 बिट एक साथ लेकर उसको प्रोसेस कर सकते हैं। 16 बिट कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली। तो अगर सीपीयू के पास 16 बिट एक साथ जाती है तो सीपीयू 16 बिट को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। इस बेस पे उस सिस्टम की जो भी परफॉर्मेंस होगी वो कैलकुलेट होगी। अगर सपोज आपके पास 32 बिट बस सिस्टम है तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू डायरेक्टली मेमोरी से या किसी भी आउटपुट मॉड्यूल से 32 बिट एक साथ फेच कर सकता है। मतलब कि उसके इंस्ट्रक्शन की साइज बिट हो सकती है, उसके डेटा की साइज 32 बिट हो सकती है। तो उससे और ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि प्रोग्राम अगर 32 बिट के बेस पर डिवाइडेड होगा तो 32 बिट के इंस्ट्रक्शंस जब मल्टीपल टाइम फेच होंगे तो प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होगा एज कंपेयर टू अगर 16 बिट का हम इंस्ट्रक्शन फेच करें तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बस सिस्टम में अगर हमें परफॉर्मेंस बढ़ानी है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फास्ट करना है, सीपीयू की क्लॉक पल्स कम से कम यूज हो, यदि हमें ऐसा सिस्टम कॉन्फ़िगर करना है तो बस सिस्टम में बस में टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट। और ये जो बस सिस्टम है सभी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में कॉमनली जुड़ी रहेगी। इस तरह से हर एक मॉड्यूल से ये बस सिस्टम जुड़ी होती है, क्योंकि कोई भी इनपुट मॉड्यूल या आउटपुट मॉड्यूल या मेमोरी या सीपीयू, इन चारों के बीच में कम्युनिकेशन कभी भी हो सकता है। बट साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि डेटा कन्फ्लिक्ट हो, इसके लिए भी अरेंजमेंट होता है। क्योंकि बस सिस्टम के अंदर 3 तरह की बसेस होती है, वो भी मैं वन बाय वन डिस्कस कर। आप इस डायग्राम से ये समझिए कि बस सिस्टम का रोल क्या है और सिस्टम बाकी सब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से किस तरह से कनेक्ट होती है। तो ये है डायग्राम बस स्ट्रक्चर का। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि किस तरह से इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल है, मेमोरी यूनिट है और सीपीयू। इन सभी मेजर कंपोनेंट के बीच में डेटा की ट्रांसपोर्टिंग करता है बस सिस्टम। तो जो मैंने नंबर ऑफ लाइंस बनाई है, दिस इज एक्चुअली सिस्टम, या हम इसको बस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और बस स्ट्रक्चर या बस सिस्टम का पर्पस होता है इन सभी कंपोनेंट को आपस में कम्युनिकेट करवाना, उनके बीच में एक पाथ तैयार करना, ताकि किसी भी डेटा को हम ट्रांसफर कर पाए किसी कंपोनेंट के बीच में। तो इसको हम एक सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। दिस इज द, you can say the block diagram structure. बस स्ट्रक्चर और बस सिस्टम हैं, it is transmission medium. So it is a shared transmission medium. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डायग्राम से क्लियर, बस सिस्टम हम
हर एक इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या मेमोरी यूनिट या सीपीयू के लिए पर्सनल नहीं, इंडिविजुअल नहीं होती, कि सभी कंपोनेंट की अपनी एक बस सिस्टम हो, राइट। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सभी ह्यूमन बींग्स के लिए कॉमन, गवर्नमेंट ने उसको कॉमनली एलोकेट किया हुआ है, शेयर्ड रखा हुआ है, ताकि कोई भी ह्यूमन बींग्स, कोई भी पर्सन उसको यूज कर सकता है, उसमें ट्रैवलिंग और टू अनदर प्लेस मूव कर सकता है। इन द सेम वे कंप्यूटर में भी डेटा की ट्रांसपोर्टिंग करना हो तो इन सभी कंपोनेंट के बीच में एक कॉमन शेयर्ड मोड में डायरेक्टली कर सकती है यदि उसे कोई भी डेटा प्रोसेस करना हो या डेटा ट्रांसपोर्ट करना हो। दैट मीन्स इट इज अ शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते चलते हैं और साथ ही साथ डिस्कस भी करते हैं। सेकेंड पॉइंट, मल्टीपल डिवाइसेस connect to the bus and any signal transmitted by any one device is received by all devices connected to the bus। क्या मतलब है सेकेंड पॉइंट का? मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट टू द बस। डायग्राम से आपको क्लियर है कि कई सारी डिवाइसेस एक कॉमन बस सिस्टम को यूज कर रही है। दैट मीन्स कई सारी डिवाइसेस एक साथ इस कॉमन बस सिस्टम को यूज। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर कभी कोई मॉड्यूल अपने डेटा की ट्रांसपोर्टिंग करना स्टार्ट करे, इन द सेम वे उसी समय पर अगर कोई आउटपुट डिवाइस भी उसी डेटा बस पे अपना डेटा लोड करे। मीन्स एक ही बस सिस्टम जो कि शेयर्ड है, उसको कॉमनली सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक साथ अगर यूज करना स्टार्ट हो, कन्फ्लिक्टिंग स्टार्ट हो, उसमें कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, गारबल्ड हो जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं। एक कंट्रोल बस का काम है जिसका पर्पस होता है कि इस तरह की सिग्नलिंग मेंटेन करे। सो इनपुट डिवाइस अगर कोई डेटा ट्रांसफर करता है तो वो उन सभी डिवाइसेस के पास पहुंचेगा जो उस बस सिस्टम से कनेक्ट, बट उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ये कंट्रोल सिग्नल का काम रहेगा। सो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट टू द बस एंड एनी सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय वन। कोई भी सिग्नल अगर एक डिवाइस ट्रांसमिट करती है, डिवाइस इज रिसीव्ड बाय ऑल डिवाइसेस। तो एक डिवाइस अगर कोई डेटा ट्रांसफर करती है तो वो सभी डिवाइसेस जो बस से कनेक्टेड है वो उसको रिसीव करती है। ये एक जनरल सिस्टम होता है, बट रिसीव होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू पर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, only a single transmission is possible at a time. Multiple signals are world when present on bus at सेम टाइम। सेम टाइम पर कई सारे डिवाइस एक साथ बस सिस्टम पर डेटा गड़बड़ इसको हमें कंट्रोल करा, जो बस सिस्टम शेयर्ड है तो ये सिचुएशन आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, बस हैज
multiple path in it, each is called line. तो ऐसे समझना है, a bus has multiple path in it. बस के पास कई सारी लाइनें होती हैं, कई सारे पाथ होते हैं, राइट। हर एक बिट को ट्रेवल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में, उसके बीच में पाथ होना जरूरी है। सो उन पाथ को कहा जाता है लाइन। सो कितनी नंबर ऑफ लाइंस है जिनसे मिलकर बस सिस्टम बन रहा है, वो डिसाइड करेगा कितनी नंबर ऑफ बिट्स एक साथ ट्रांसफर हो सकती है। A bus has multiple paths. Each path is called line. Used to transmit or carry signal binary 0 और 1। सो हर एक लाइन का पर्पस होगा, वो क्यों यूज होगी, ताकि हम डेटा को कैरी कर पाए, किसी सिग्नल को कैरी कर पाए, ट्रांसमिट कर पाए। तो एक लाइन, तो एक लाइन में हम या तो जीरो या फिर इन कोई एक इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, multiple lines meet their signals parallelly। अब इस बात को समझिए कि अगर हमारे पास कई सारी लाइंस एक साथ कनेक्टेड है और हमारे पास कोई ऐसा बस सिस्टम है जिसमें इस तरह से भी हमारे पास बस सिस्टम है जिसमें टोटल हमारे पास 4 लाइन है। इस तरह का आपके पास कोई केबल है, उस केबल में सपोज 4 नंबर ऑफ लाइंस। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि 4 लाइन पर आप एक साथ बाइनरी इंफॉर्मेशन को लोड कर सकते हैं, राइट। और इंफॉर्मेशन जब लोड होगी, सपोज करते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सपोज 0 है, यहाँ पर सपोज फिर से 1 है, और इस लाइन पर सपोज 1 है। तो अगर 4 लाइन का बस सिस्टम है तो 4 लाइन पर हम एक साथ 4 बिट लोड कर सकते हैं और वो 4 बिट पैरेलली मूव होगी। तो ये मतलब है इस बात का, मल्टीपल लाइंस ट्रांसमिट देयर सिग्नल पैरेलली। तो ये बस स्ट्रक्चर के बारे में, बस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी डिटेल। अब हम थोड़ा इंडिविजुअली देखते हैं कि बस सिस्टम में टोटल कितनी बसेस हो और उनका क्या पर्पस है। कॉमनली हम बसेस को कहते हैं सिस्टम बस। सिस्टम bus, it is the bus that connect the three major component of the system। और वो 3 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट सीपीयू, सेकंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, एंड थर्ड
इज मेमोरी। सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसफर हमें इन्हीं तीन कंपोनेंट के बीच में करना होता है। अब सिस्टम बस को हम फिर से क्लासिफाई करते हैं। सिस्टम बस में कौन कौन सी बसेस होती है। सिस्टम बस मेनली तीन तरह की बसेस से मिलकर बनी है। कुछ लाइनों को हम कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे, कंट्रोल लाइंस। कुछ लाइनों को हम डेटा को ट्रांसफर करने में यूज करेंगे, तो उसको हम डेटा लाइंस कहेंगे। और कुछ लाइनों को हम यूज करेंगे एड्रेस को ट्रांसफर करने में। So we have category of सिस्टम बस में हमारे पास तीन कंट्रोल लाइंस, डेटा लाइंस एंड एड्रेस लाइंस। कंट्रोल लाइंस को ही कंबाइंडली हम लोग कहते हैं कंट्रोल बस। डेटा लाइंस को कंबाइंडली हम कहते हैं डेटा बस। और एड्रेस लाइंस को कंबाइंडली हम कहते हैं एड्रेस बस। तो ब्रॉडली देखा जाए तो सिस्टम बस के तीन टाइप हुए, कंट्रोल बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस। क्योंकि या तो हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे या फिर हम एड्रेस को ट्रांसफर करेंगे। अब एड्रेस क्यों जरूरी है? तो अगर हमें कोई भी वेरिएबल को स्टोर करना है या किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो वो जो प्रोग्राम है सपोज प्राइमरी मेमोरी में किसी लोकेशन पर आएगा। सो डेटा सपोज इनपुट मॉड्यूल से आ रहा है, आप कीबोर्ड से कोई प्रोग्राम एंटर कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका वो सी का प्रोग्राम सीपीयू एग्जीक्यूट कर। सो एग्जीक्यूशन तो बाद में होगा, सबसे पहले तो इनपुट मॉड्यूल से डेटा लोड होना चाहिए मेमोरी के अंदर। तो यहाँ से डेटा को यहाँ पर ट्रांसफर करने का काम डेटा बस करेगी। तो डेटा बस पर हमें लोड करना होगा इनपुट मॉड्यूल से डेटा। इनपुट मॉड्यूल से कितने बिट को हमें लोड करना है, अब ये डिपेंड करेगा हमारे डेटा बस की लेंथ पर। डेटा बस की लेंथ हमें बताती है कि टोटल आप एक इंस्ट्रक्शन में जितनी भी बिट्स हैं उसमें से कितनी बिट्स को आप एक साथ डेटा बस पे लोड कर सकते हैं। तो आप इसको भी यहाँ पे इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 4 बिट की डेटा बस है तो इनपुट से 4 बिट का इंस्ट्रक्शन, 4 बिट का डेटा यहाँ पे आप लोड कर सकते हैं। हर एक लाइन पर एक बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, लोड होगी। और इस तरह से अगर आपके पास 4 बिट का डेटा बस है तो आप उस डेटा बस पे 4 बिट पैरेलली लोड कर सकते हैं और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी पैरेलली और वो चली जाएगी मेमोरी यूनिट के पास। तो मेमोरी यूनिट पर जाने के लिए उसको कोई ना कोई एड्रेस स्पेसिफाई करना होता है कि 4 बिट का डेटा मेमोरी में किस लोकेशन पर स्टोर हो। सो along with data we have to mention the address also। सो इसलिए एड्रेस बस का रोल स्टार्ट हो जाता है कि हमें एड्रेस पहले लोड करना होगा, देन डेटा लोड करना होगा कि किस एड्रेस पर हमें कौन सा डेटा लोड करना है। तो दोनों चीजें हमें मेंशन करनी होती है। सो इसीलिए कुछ लाइनों को हमने कंट्रोल करने के लिए यूज किया, कुछ लाइनों को हमने डेटा को लोड करने के लिए यूज किया और कुछ लाइनें यूज होती है एड्रेस के लिए। सब आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास सपोज हमारे पास 40 लाइनें
किसी भी केबल के अंदर गिवन है 14 नंबर ऑफ लाइंस की कोई केबल है 14 लाइंस ऑफ केबल। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब आप अपने सीपीयू को ओपन करोगे, कैबिनेट को ओपन करोगे, तो आपको मदरबोर्ड में एक डेटा बस दिखेगी। और वो डेटा बस का आर्किटेक्चर किस तरह से होगा? इस तरह से एक वाइट केबल आपको दिखेगी जिसके अंदर कई सारी लाइनें बहुत पास पास दिखेगी। तो अगर वो सपोज 40 लाइन की केबल है, तो इन 40 लाइन अंदर से हमें तीनों बस सिस्टम तैयार करना होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि डेटा ट्रांसफर करना हो तो अलग से कोई एड्रेस ट्रांसफर करना हो तो अलग से कोई एड्रेस बस होगी। इन दोनों बसेस में जो डेटा लोड हुआ है वो वैलिड है या नहीं, एड्रेस वैलिड है या नहीं, इसको कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल बस है उनके लिए कोई अलग केबल होगी, ऐसा नहीं होता। एक ही केबल अवेलेबल होगी, उसको हम सिस्टम बस कहते हैं, और उस सिस्टम बस के अंदर कई सारी नंबर ऑफ लाइंस रहेगी। अब उन नंबर ऑफ लाइंस में से ही हमें मल्टीप्लेक्सर के थ्रू सिलेक्ट करना होता है कि कितनी लाइनों को हम यूज करेंगे डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए या डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और कितनी नंबर ऑफ लाइंस को हम यूज करेंगे एड्रेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो टोटल 40 नंबर ऑफ लाइंस यदि केबल में है, तो उन्हीं के अंदर से कुछ कंट्रोल लाइंस डिसाइड हो। लेट सपोज कंट्रोल लाइंस हमने स्टार्टिंग से 10 लाइनों को हम यूज करेंगे कंट्रोल के जैसे, कंट्रोल लाइंस के जैसे, और वही बन जाएगी कंट्रोल बस। इसी तरह से सपोज 15 लाइंस को हम यूज करेंगे डेटा को लोड करने के लिए या डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, 15 लाइंस। सो डेटा बस की लेंथ हो गई 15 बिट, क्योंकि वो 15 लाइन से मिलकर बनी है, और 15 लाइंस पैरेलली 15 बाइनरी बिट को लेके जा सकती है 0 और 1 के फॉर्मेट में। सो डेटा बस की लेंथ हो गई 15 बिट, कंट्रोल बस की लेंथ हो गई 10 बिट, और एड्रेस बस की लेंथ हो गई सपोज 15। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सिस्टम बस यदि हम कहते हैं कि कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस से मिलकर बनी है, तो ये तीनों बस के लिए सेपरेट सेपरेट केबल्स अवेलेबल, इन सभी को कॉमनली एक ही केबल से मैनेज किया जाता है। और उस केबल को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा कि उस केबल में टोटल नंबर ऑफ लाइन को पहले कैलकुलेट करो। अगर वो टोटल नंबर ऑफ लाइन 40 है फॉर एग्जाम्पल, तो 40 ही डिवाइड करना होगा अलग अलग लाइनों में। 10 लाइंस को हम कंट्रोल बस बोलते हैं, 15 लाइंस को हम डेटा बस बोलते हैं, और 15 लाइंस को हम एड्रेस बस, और इनका इंडेक्सिंग सीक्वेंस से रहेगा, राइट। और कौन सी 10 लाइंस सिलेक्ट होगी कंट्रोल बस के लिए, इनको सिलेक्ट करने के लिए हमें यूज करना होता है डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका नाम होता है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्स कई सारे सिग्नल्स को कंबाइंड करके एक कॉमन सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो हो सकता है यदि हमें डेटा बस को डायरेक्टली ट्रांसफर करना हो या डेटा बस में डेटा को हमें ट्रांसफर करना हो, तो 40 लाइंस में से हमें रैंडमली 15 लाइन को सिलेक्ट करना पड़ सकता है यदि हमें केवल डेटा ट्रांसफर करना है उस केस में। और अगर हमें दोनों ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट ऑपरेशन होता है मेमोरी के अंदर, सो मेमोरी के अंदर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मेमोरी की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी जरूरी है। और लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एड्रेस को एड्रेस बस पे लोड करना होता है, और ये चेक करना होता है कि प्राइमरी मेमोरी में क्या वो लोकेशन फ्री है जहाँ पर हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को लोड करना चाहते हैं या डेटा को लोड करना चाहते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टोटल 15 लाइन रिक्वायरमेंट होती है, और 15 लाइंस का जो सिलेक्शन होगा वो मल्टीप्लेक्सर के थ्रू होगा, और 40 लाइन में से टोटल 15 लाइनें सिलेक्ट हो जाएगी एड्रेस बस के लिए। जैसे ही मल्टीप्लेक्सर उन लाइनों को सिलेक्ट करता है, हर एक लाइन पर एड्रेस की बाइनरी इंफॉर्मेशन लोड होगी और फिर वो पैरेलली ट्रांसमिट होगी। तो अगर हमें डेटा और एड्रेस को एक साथ भेजना हो तो पहले एड्रेस ट्रांसफर होगा,
उन्हीं लाइनों में से 15 लाइन फिर से सिलेक्ट होगी मल्टीप्लेक्सर के थ्रू और उन लाइनों पर डेटा लोड होगा। तो इस तरह से डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, इनसे पूरा सिस्टम चलता है। तो आप जितना भी कंप्यूटर पे काम करते हो, डेटा की ट्रांसपोर्टिंग करते हो, वो सभी सिस्टम बस के थ्रू ही पॉसिबल होती है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। System bus, let's revise. System bus, it is the bus that connect three major component of the system: CPU, input, and memory. We have category of system bus and address bus. Now, one by one हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटा लाइंस क्या है। डेटा लाइंस जिनसे मिलकर बस बनी, वो क्या क्या रोल प्ले करती है। So let's talk about data lines. They provide a path for moving data among systems. These lines are collectively referred as data bus. तो डेटा लाइन का पर्पस क्या है? ये एक पाथ प्रोवाइड करते हैं। किस लिए? डेटा को मूव करने के लिए। किनके बीच में? एमंग सिस्टम मॉड्यूल्स। इनपुट मॉड्यूल टू सीपीयू हो सकता है, इनपुट मॉड्यूल टू मेमोरी हो सकता है, आउटपुट मॉड्यूल से मेमोरी में हो सकता है, मेमोरी से आउटपुट मॉड्यूल में हो सकता है। सो किसी भी कंपोनेंट के बीच में डेटा के ट्रांसफरिंग इस तरह से रेफर कर सकते हैं। So they provide a path for moving data among system modules. These lines collectively called or referred data bus. इन्हीं लाइनों को आप कंबाइंडली कहते हैं डेटा बस। The number of lines in data bus is called width of the data bus. जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा बस की एक विड्थ होगी, वो कैसे डिसाइड होती है? तो विड्थ ऑफ द डेटा बस डिसाइड होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन से। जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस आप उसमें फाइनलाइज करें या मल्टीप्लेक्सर जो भी सिलेक्ट करके देगा, उतनी लाइनें डेटा बस की कैटेगरी में आ जाएगी। और इसकी जो विड्थ होती है, इट कैन बी फॉर एग्जांपल 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, हमेशा 2 की पावर n के रेशियो में रहेगी। आप रेंडमली कोई भी लाइनें सिलेक्ट नहीं कर सकते या कोई भी नंबर सिलेक्ट नहीं कर सकते जो ऑड हो। सो हमेशा इवन नंबर, और वो भी 2 की पावर n के रेशियो में। 2 की पावर 1 हो सकता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अप टू 2 की पावर n, जहाँ पर n हमेशा कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो 16, 32, 64, 128 और मोर, इस साइज में डेटा बस अवेलेबल रहेगी। ईच लाइन carries 1 bit
at a time. So the number of lines in data bus determine how many bits can be transmitted transferred parallelly. सो एक लाइन अगर एक बिट को लेके जाती है, ट्रांसफर करती है, सो द नंबर ऑफ लाइंस in data bus determine how many bits can be transferred parallelly. So अगर 16 बिट की डेटा बस है, so we can transfer 16 bit parallelly. Suppose 128 बिट की डेटा बस है, so we can transfer 128 bit parallelly. Data bus width determines overall system performance. जितनी ज़्यादा विड्थ में ज़्यादा होगी, डेटा बस की जो विड्थ है वो जितनी ज़्यादा होगी, उससे सिस्टम का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसका थ्रूपुट बढ़ेगा, क्योंकि फास्टली डेटा एक्सेस होगा, और डेटा फेच अगर ज़्यादा होगा, स्पीडली होगा, तो उसका प्रोसेसिंग भी फास्ट होगा. तो ये थे कुछ पॉइंट डेटा बस के लिए. नेक्स्ट बस होती है एड्रेस बस. इसको हमने टेक्निकली कहा कि वो एड्रेस लाइंस है. स्पेसिफाई where to store the data or from where to retrieve data present on the data bus. डेटा बस पर अगर कोई डेटा लोड होकर आया है तो उसको मेमोरी में कहाँ पर स्टोर करना है, या मेमोरी से अगर डेटा को फैच करना है तो उसे कहाँ से रिट्रीव करना है, कहाँ से रिसीव करना है या रिट्रीव करना है, ये चीज़ स्पेसिफाई होगी एड्रेस लाइंस के थ्रू. सो एड्रेस लाइन स्पेसिफाई वेयर टू स्टोर द डेटा or from where to retrieve the data present on the data bus. Collectively, lines are known as address bus. इन्हीं लाइनों को कलेक्टिवली कहा जाता है एड्रेस बस. एड्रेस बस width determines the memory capacity means total number of unique addresses or locations. So address lines specify where to store the data or from where to retrieve the data. कहाँ से डेटा स्टोर करना है, कहाँ से डेटा रिसीव करना है, ये स्पेसिफाई करता है एड्रेस लाइंस. कलेक्टिवली एड्रेस लाइंस आर नोन एज एड्रेस बस. सेकंड पॉइंट,
एड्रेस बस width determines the memory capacity. टोटल नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इससे डिसाइड होती है कि उस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी की साइज कितनी है, आप कितनी लोकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज बस सिस्टम में हमारे पास जो एड्रेस बस है उसकी जो विड्थ है 4 बिट की है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से प्राइमरी मेमोरी जो रैम आपके सिस्टम पे लगी होती है उसकी हर एक लोकेशन को या उसके हर एक एड्रेस को हम कैसे रैंडमली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एड्रेस बस जिसकी विड्थ सपोज 4 बिट है, 4 बिट से हम कितनी मेमोरी एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कितनी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसका एक लॉजिक होगा 2 की पावर n। तो यहाँ पर जो n है वो है 4। तो यहाँ पर जो n बताता है here n represent total number of bit। और ये सभी एड्रेस बस पर एप्लीकेबल होगा। एड्रेस बस की जो विड्थ है, जो लेंथ है, अगर सपोज n है और n की वैल्यू कितनी है 4 है, n इक्वल टू अगर 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 4। टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस उसके अंदर कितनी होगी 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है कि उस मेमोरी ब्लॉक में ये जो भी मेमोरी उस सिस्टम में लगी होगी, लेट सपोज ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है, तो इस प्राइमरी मेमोरी में जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी या आप उसको रेंडमली बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्राइमरी मेमोरी में टोटल लोकेशंस कितनी होगी, तो टोटल लोकेशन कितनी होगी इससे हमें पता चल जाता है। पावर 4 का रिजल्ट होता है 16। तो यहाँ पर टोटल लोकेशंस कितनी होगी 16। 16 अलग अलग लोकेशंस यहाँ पर अवेलेबल होगी इस तरह से। ये हो गया हमारे पास टोटल 16। और इसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं एड्रेस से। इसका एक एड्रेस होगा, इसका एक एड्रेस होगा, इसका एड्रेस होगा, इसका होगा, इस तरह से टोटल 16 एड्रेस होंगे। तो अब आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि यदि आपके पास 1 GB की रैम है और 1 GB की रैम को यदि आप टोटल बिट में कन्वर्ट करें कि 1 GB में टोटल नंबर ऑफ बिट कितने हैं, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको एक्सेस करने के लिए एड्रेस बस की विड्थ कितनी होनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की साइज 16 बिट है, इसका मतलब है कि आप प्राइमरी मेमोरी में टोटल 16 बिट को स्टोर कर सकते हैं, 16 बिट की लोकेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको रैंडमली आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी लाइनों को यूज करना होगा। तो 16 अलग अलग लोकेशंस है। सपोज मुझे इस लोकेशन पे काम है, इस लोकेशन से मुझे डेटा को एक्सेस करना है। तो इस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए मुझे कौन सा एड्रेस जनरेट करना होगा और इसका रो नंबर और इसका कॉलम नंबर क्या होगा, तभी हम इस शेल को एक्सेस कर पाएंगे जैसे आप अरे के अंदर करते हो। यदि 4 बिट 4 इंटीजर का 5 इंटीजर का कोई अरे है और उसके अंदर आपने 5 इंटीजर को स्टोर किए हैं, तो आप किसी भी लोकेशन को रैंडमली फैच कर सकते हो। तो जैसे आप अरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को फेच करते हो, इन द सेम वे आप
प्राइमरी मेमोरी में भी किसी भी लोकेशन से डेटा को फेच कर सकते हो। सो कितनी लोकेशंस हो सकती है प्राइमरी मेमोरी में, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो उसकी एड्रेस बस के बेस पे। तो अगर एड्रेस बस की लेंथ या विड्थ उसकी 4 बिट है, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 नंबर ऑफ लोकेशंस। तो आप जिस प्राइमरी मेमोरी पर एक्सेस करने जा रहे हो उसमें टोटल 16 लोकेशंस होगी, और 16 लोकेशंस को आप रैंडमली किसी भी लोकेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। आपको केवल यहाँ पे 4 सिग्नल पास करने होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि सपोज इस लोकेशन पर 10 है, इस 10 को मुझे एक्सेस करना है, तो इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए? तो 0 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसकी लोकेशन होगी 11। 11 के लिए हमारे पास बाइनरी में डेटा होता है, हम 11 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो 1 to 48 के कॉन्सेप्ट से यदि हम यूज करें तो 1, ये हुआ हमारा 11। डेसिमल में 11 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1101। तो ये 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन है। एड्रेस बस हमारे पास 4 लाइन की है, और हर एक लाइन पर हमें डेटा लोड कर देंगे। पहली लाइन पर 1, दूसरी लाइन पर 1, तीसरी लाइन पे 0, फोर्थ लाइन पे 1। तो इस तरह से हमारे पास लाइनें होगी। 4 लाइन का एक एड्रेस बस होगा, और इस 4 लाइन पर हम डेटा को लोड कर देंगे। कौन सा एड्रेस को लोड करेंगे? 1, यहाँ पर हम कर देंगे 1, यहाँ कर देंगे हम 0, सॉरी यहाँ पे कर देंगे 1, यहाँ पे करेंगे 0, और यहाँ पे करेंगे 1। तो इस तरह से आप एड्रेस को एड्रेस लाइन पर लोड कर दोगे, और ये एड्रेस क्या जनरेट करेगा? डेसिमल का 11। और डेसिमल का 11 जनरेट करने के बाद वो इस लोकेशन पर पहुंच जाएगा डायरेक्टली, और इस लोकेशन पर जो भी डेटा है वो वहाँ से फेच हो जाएगा। फेच होने के बाद वो डेटा डेटा बस पे लोड हो जाएगा, और डेटा बस उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी सीपीयू के पास, और सीपीयू उस 10 को जो भी करना है, जो भी लॉजिक होगा, उस लॉजिक के बेस पर इस 10 पर प्रोसेसिंग होगी। तो इस तरह से तो एड्रेस बस की विड्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी से प्राइमरी मेमोरी की टोटल लोकेशंस आइडेंटिफाई होती है, और टोटल लोकेशन टोटल कैपेसिटी के साथ साथ हम किसी भी लोकेशन को रैंडमली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उस पर हम वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान से समझिए। एड्रेस बस विड्थ डिटरमाइंस द मेमोरी कैपेसिटी, total number of unique addresses or locations. Next point, the same address lines can refer to input output ports, और उन्हीं लाइनों को हम यूज कर सकते हैं किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है। तो यदि आप इनपुट कीबोर्ड से करते हो, और आपके पास जो डेटा ट्रांसफर होने वाला है वो मॉनिटर पे जाने वाला है, तो मॉनिटर आता है आउटपुट मॉड्यूल में। तो मॉनिटर का भी कोई ना कोई पोर्ट नंबर और उसका एक रेफरेंस एड्रेस होना चाहिए। सो उन्हीं लाइनों को आप यूज कर सकते हो मल्टीप्लेक्सर के थ्रू किसी भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए एड्रेस जनरेट करना। सो आप उन एड्रेस लाइनों को इस तरह से कभी आप मेमोरी को पॉइंट करवा सकते हो, कभी आप किसी डिवाइस को पॉइंट करवा सकते हो, जैसा भी आपको एड्रेस लाइन को यूज करके किसी भी डिवाइस के थ्रू आप काम करवा सकते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक होता है कि उसकी जो स्टार्टिंग की जो बिट्स है उससे पता चलता है कि वो किसी डिवाइसेस को पॉइंट करने वाली है, या उसके लिए एड्रेस जनरेट करेगी, या फिर डेटा के लिए। सो उसके लिए हम एक पॉइंट लिख लेते हैं।
designate high order bit to specify the module that we want to access एंड अगर लो ऑर्डर बिट से स्टार्ट है, मतलब स्टार्टिंग बिट अगर 0 है, सो लो ऑर्डर बिट्स स्पेसिफाई लोकेशंस विद इन मेमोरी और a particular port। सो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाई ऑर्डर के बिट अगर डेजिग्नेट है, इसका मतलब कि 4 बिट का कोई एड्रेस जनरेट हुआ है, 4 बिट में सबसे पहली बिट अगर हाई ऑर्डर की है, इसका मतलब है वो 1 है, तो वो क्या स्पेसिफाई करेगी, किसी मॉड्यूल को। दैट मीन्स इनपुट मॉड्यूल हो सकता है या आउटपुट मॉड्यूल हो सकता है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे हम मॉनिटर को एक्सेस करना चाहते हैं और हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को प्रिंट कराना चाहते हैं, सो प्रिंटर को या सॉरी मॉनिटर को हमें एक्सेस करना होगा, उसके लिए एड्रेस जनरेट करना होगा। तो जब हम एड्रेस लाइन पर जो डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, एड्रेस लाइन का डेटा का मतलब हुआ है कि एड्रेस लाइन पर हर एक लाइन पर जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी उस बाइनरी इन्फॉर्मेशन में पहली बिट अगर 1 है, इससे स्पेसिफाई हो जाता है कि कोई ना कोई डिवाइस एक्सेस होने वाली है उस एड्रेस से। और अगर उसमें लो ऑर्डर बिट है, दैट मीन्स उस एड्रेस की पहली लाइन अगर 0 है, तो वो स्पेसिफाई करेगी कि आप मेमोरी या किसी न किसी पर्टिकुलर पोर्ट को एक्सेस करने जा रहे हो। सो पोर्ट और मेमोरी के लिए लो ऑर्डर की बिट रखी जाती है फर्स्ट, और किसी मॉड्यूल के लिए हाई ऑर्डर की बिट रखी जाती है। तो ये है एड्रेस लाइन के बारे में। तो ये था डेटा बस और एड्रेस बस। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछो। किसी को कोई डाउट? यश, पूर्वी, शाना, नो सर। ऋचा, प्रांजल, नो निशा, सर। नो सर। नो सर। किंजल, हिरन। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, तो मैं सेशन क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू